अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज हमारा सेकंड लाइव सेशन है रिगार्डिंग CSS 2025। लास्ट नाइट हमने डिस्कस किया था अबाउट CSS 2025 के कौन सी चीज़ें हमें करनी हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने अवॉइड करना है। तो आज हम उसकी कंटिन्यूएशन में बात करेंगे कि CSS 2025 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और उन्हें ऐसी कौन सी चीज़ें करनी चाहिए जो उनके सक्सेस को मैक्सिमाइज़ करेंगे एग्ज़ाम्स में। सबसे पहले तो एज़ वी ऑल नो कि अगर एग्ज़ाम्स फेब में हैं तो आपके पास बहुत कम दिन रह गए हैं अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान करने के लिए। तो हमने कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको फोकस करके अपने CSS 2025 के एग्ज़ाम्स को एफिशिएंट बनाना है। तो नंबर 1, सबसे पहले हमने ये देखना है कि CSS जो है वो एक रिटन एग्ज़ाम है। आप जितनी भी रीडिंग कर लें, जितना भी मटेरियल पढ़ लें, अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके चांसेस बहुत मिनिमाइज़ हो जाएंगे कि आप अच्छा स्कोर करें। और राइटिंग प्रैक्टिस भी स्पेसिफिकली किन सब्जेक्ट्स में। नंबर 1, एसे। जब तक आप मिनिमम 15 to 20 एसेस मिनिमम अगर आप 3 आवर्स के टाइम में लिख कर किसी मेंटोर से, किसी टीचर से चेक नहीं करवाते तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कि आपको पता चले कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं अपने इस सब्जेक्ट को लेकर। तो मेन चीज़ राइटिंग प्रैक्टिस में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है दैट इज़ एसे। क्योंकि जितनी ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस आपको इस सब्जेक्ट के लिए चाहिए उतनी किसी और सब्जेक्ट के लिए उतनी ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस नहीं चाहिए। उनमें भी चाहिए, मगर फिर भी ऐसे राइटिंग को आपने बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना है। और लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, किसी ने पूछा था कि हम ऐसे का कंटेंट किस तरह प्रिपेयर करेंगे। तो इसका जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आप रिमेनिंग जो आपके 11 सब्जेक्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। कंटेंट आपके पास आ जाएगा एंड देन यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस और आप उसको चेक करवाएं, फीडबैक लें और जो आपके लूप होल्स हैं, जो आपकी शॉर्ट कमिंग्स हैं, उन पर काम करें। इस तरीके से आप अपने इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। नंबर 2 इज़ कि जो आपका दूसरा सब्जेक्ट है कंपल्सरी, प्रेसी एंड कंपोजिशन। आज सर सदाम हुसैन का लाइव सेशन भी था, जिन्होंने नहीं सुना तो पेजेस पर अपलोड हो चुका है वो लाइव सेशन। आप प्रेसी एंड कंपोजिशन की जो तमाम टेक्निक्स हैं सर ने बहुत अच्छे तरीके से अपने उस सेशन में डिस्कस किया है प्रेसी एंड कंपोजिशन को, कि किस तरह आप 77+ स्कोर कर सकते हैं इस सब्जेक्ट में। तो जिन्होंने वो सेशन नहीं लिया तो आप ज़रूर उसको लें। मैं आप तमाम स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको साथ साथ लेती जाऊंगी। तो सबसे पहले जो बात करते हैं, आपने सवाल किया है लाइबा, हाउ टू कॉप विथ एंजाइटी। देखें, ये एक नेचुरल चीज़ है क्योंकि आप इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और एंजाइटी क्यों होती है इंसान को? फेयर ऑफ फेलियर से या फेयर ऑफ फ्यूचर से एंजाइटी होती है आपको। एंड ये एक बहुत समझ लें कि इस प्रोसेस में एक नेचुरल सी चीज़ है एंशियस होना, एंजाइटी का होना। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप प्लान कर सकते हैं चीज़ों को। जब आप ये सोचते हैं कि मुझे CSS के 12 इम्तिहान पास करने हैं और मुझे रिटर्न पास करना है, फिर मुझे इंटरव्यू क्वालिफाई करना है, फिर मुझे ये ग्रुप चाहिए और फिर मुझे जॉब चाहिए। जब आप इतना लेंथी प्रोसेस एक सेकंड के अंदर सोचते हैं तो डेफिनेटली आप एंशियस हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इतनी लॉन्ग जर्नी के बारे में नहीं सोचना, आपने आउटकम के बारे में नहीं सोचना कि क्या होगा मेरे साथ, कि मैं पास करूँगी नहीं करूँगी। अगर आप इस तरह की थॉट्स रखेंगे तो आप एंशियस रहेंगे। तो हमारा सिंपल सॉल्यूशन, हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि आप किस चीज़ पर फोकस करें। आप इस चीज़ पर फोकस करें कि मेरा आज का टारगेट क्या है। आप अपने डेली टारगेट पर फोकस करें
कि मेरा आज का टारगेट क्या है। और आज के इस सेशन में मैं आपको यही बताना चाहती थी कि 2025 के लिए आपने क्या करना है। पहली बात जो आपने करनी है वो ये करनी है कि आप एक प्लान बना लें कि आपका प्लान क्या होगा, आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी। स्ट्रेटजी से मेरी मुराद, प्लान से मेरी मुराद यहाँ पर यह है कि आपके पास एक ऐसा चार्ट होना चाहिए जिसमें आपके पास मंथ्स और डेज़, जिस तरह प्लानर होता है एक, आपके पास वो तमाम डेज़ का एक प्लानर मौजूद हो। जिस तरह अब नवंबर चल रहा है तो आपके पास नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी और फिर फ़ेब, जब आपके एग्ज़ाम्स हैं। अब ये आपके पास क्लियर, आपको पता है कि आपके पास ये डेज़ मौजूद हैं। अब हर दिन के साथ उसका स्पेसिफ़िक टास्क लिखा होना चाहिए आपके पास। फॉर एग्ज़ाम्पल कल 23 नवंबर है तो आपको आज ही पता होना चाहिए कि 23 नवंबर का मेरा गोल क्या है। मैंने 23 नवंबर को कौन सा सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है और उस सब्जेक्ट को मैंने कितना प्रिपेयर करना है। मैंने उस सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर प्रिपेयर करना है, और अगर मैंने वो चैप्टर प्रिपेयर करना है तो मैंने किस सोर्स से प्रिपेयर करना है। और उस चैप्टर के अलावा मुझे कोई और टास्क तो नहीं करना। क्या मुझे ऐसे की आउटलाइन तो नहीं लिखनी? क्या मुझे प्रेस सी लिख के चेक तो नहीं करवानी? इसको कहते हैं राइट प्लानिंग। जिन स्टूडेंट्स के पास ये प्लानिंग होती है, ये स्ट्रेटजी होती है, उन्होंने अपने डेज़ को प्लान किया होता है, वो लाइकली अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं। आपका जो गोल है वो है एक रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना। आपका ये गोल नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे कल क्या करना है, मेरा कल क्या टास्क है। जब आप डेली बेसिस पर डेली टास्क्स को फोकस करेंगे तो मोस्ट लाइकली ऐसा होता है कि आपकी तमाम एनर्जीज़ जो होती हैं वो उन डेली टास्क्स में लग रही होती हैं। आपके पास टाइम ही नहीं होता कि आप परेशान हों बैठ के, आप एंशियस हों और आप फियर ऑफ फेलियर से घबराएं या फियर ऑफ फ्यूचर से घबराएं। तो हमने क्या करना है, अभी तक हमने आज के लाइव सेशन में 2 चीज़ें डिस्कस की हैं। नंबर 1, ये एक रिटन एग्ज़ाम है तो आपने राइटिंग प्रैक्टिस पर तवज्जो देनी है, और राइटिंग प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आपका सब्जेक्ट है दैट इज़ एसे राइटिंग। आपने लाजमी एसेज लिख कर एवेल्यूएट करवाने हैं। उसके बाद प्रेसी एंड कंपोजिशन की जो पूरी टेक्निक है कि इस सब्जेक्ट को कैसे कवर किया जाए, ये सर सदाम हुसैन ने आज बहुत अच्छा लेक्चर दिया है। टॉर्च बियरर सीएसएस एकेडमी के पेज पर भी मौजूद है और सर की अपनी प्रोफाइल पर भी वो लेक्चर मौजूद है, तो आप ज़रूर उसको सुने और जो जो बातें सर ने बताई हैं आप उसको ज़रूर कवर करें। और तीसरी बात हमने अभी तक ये डिस्कस की है कि CSS 2025 के लिए आपकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी ये है कि आपका एक एक दिन आपको पता होना चाहिए कि मेरे हर एक दिन में मैंने क्या करना है, मैंने किस तरह उसको कवर करना है, और मेरा क्या प्लान होगा कल के दिन का, क्या गाइडलाइन है। इस तरीके से अगर आपकी 23 नवंबर से 11 या 13 फ़ेब तक चीज़ें प्लान होंगी तो आपको पता होगा कि आप कहाँ पर लाई करते हैं, आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, आपने मज़ीद कितना पढ़ना है। आप फोकस्ड रहेंगे, आप इधर उधर डेविएट नहीं करेंगे। इज़ देयर एनी चांस ऑफ डिले इन रिटन एग्ज़ाम? आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें जी। तो आई होप लाइबा ख़ान आपका जो आंसर है, जो आप कह रही थी कि एंजाइटी को कैसे टैकल किया जाए, वो आंसर हो गया होगा वो बात। तो फोकस्ड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पूरी जर्नी में, और साथ ही आपका एक टाइम टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम टेबल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका फिर जो माइंड है वो वंडर नहीं करता कि मुझे क्या करना है, और उसके पास एक डायरेक्शन होती है।
जब इंसान के पास डायरेक्शन होती है तो वो डेविएट भी नहीं होता, वो फोकस्ड भी रहता है और उसको पता है कि आज मुझे सोने से पहले कौन सा टास्क था जो कंप्लीट करके सोना है। और अगर आप आज का टास्क नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आज का टास्क आपका कल पर हो जाएगा और कल आपने फिर ये 2 दिन के टास्क करने होंगे। अब आप मुझे बताएं, जब भी आप एक टॉपिक प्रिपेयर करने के लिए बैठते हैं तो इतना टाइम लग जाता है। जब आपने किसी भी सब्जेक्ट को डिवाइड किया है तो एक दिन में जब आपने 2-2 दिनों के टॉपिक्स को कवर करना होगा तो कितने घंटे की आपकी तैयारी हो चुकी होगी या कितने घंटे लगेंगे आपको। तो जब आप इस तरह फोकस्ड होकर चलेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं कि क्या आपको और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी चाहिए। अनदर थिंग इज़ कि प्लीज़ आप जब भी अपनी सब्जेक्ट सिलेक्शन किया करें तो किसी से गाइडेंस ले लिया करें, क्योंकि आप जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले स्टूडेंट्स होते हैं आपको नहीं पता होता इतने डायनामिक्स का कि सीएसएस में क्या किस सब्जेक्ट के कौन से डायनामिक्स हैं। तो आपके पास कोई मेंटोर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आपको गाइड करे कि आपने कौन से सब्जेक्ट रखने हैं और आपने ये देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और आपकी वीकनेसेस क्या हैं। कि अगर कुछ एस्पिरेंट्स या जो क्वालिफायर्स होते हैं उन्होंने एक सब्जेक्ट रखा तो उन्होंने कितने डेज़ में उसको प्रिपेयर करके इतने मार्क्स लिए, क्या आपके पास उस टाइम फ्रेमवर्क का टाइम है कि आपके पास उतना टाइम है कि आप उस सब्जेक्ट के साथ जस्टिस कर सकें। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपने कंसीडर करने होते हैं जब आप सब्जेक्ट सिलेक्शन कर रहे होते हैं। और सब्जेक्ट सिलेक्शन के बाद नोट्स मेकिंग। अब देखिए, नोट्स मेकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बहुत लेंथी है, मगर कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं इस प्रोसेस में। नंबर 1, सबसे पहले तो देखें आपकी बैकग्राउंड नॉलेज चेक की जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उनके लिए चीज़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा न्यू होती हैं। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि ये तो पूरी एक एक लाइन मुझे लिखनी है। तो वो क्यों हो रहा होता है? क्योंकि आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होता। आपको हर लाइन ऐसी लग रही होती है कि इसमें इतना इन्फ्लक्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये मैं सब कुछ नोट डाउन कर लूँ। तो शुरू में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है जब तक आप जार्गन से फेमिलियर हों, जब तक आप टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर हों, जब तक आप उस सब्जेक्ट से फेमिलियर हों, उन कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हों। तो शुरू में तो टाइम लगेगा, मगर ये जो टाइम आपका लग रहा है ये बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग भी तो है। आप एक चीज़ पढ़ रहे हैं और आपको जो समझ आ रही है आप अपने एनालिसिस की बेस पर उसको नोट डाउन कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको ज़रूर पेपर में याद आती है और वही चीज़ आपको पेपर में एज भी देती है। तो नोट्स तो आपने ज़रूर बनाने हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आप लेंथी नोट्स बनाते हैं या शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। लेंथी नोट्स तो वो लोग बनाएं। अब तो देखिए, अगर आप ऑनेस्टली बात पूछें तो अब टाइम नहीं है लेंथी नोट्स का। अभी अगर आप हर सब्जेक्ट के लेंथी नोट्स बनाएंगे तो एक सब्जेक्ट मिनिमम भी अगर आप 24/7 CSS को दे रहे हैं तो एक सब्जेक्ट आपका लेगा 7 डेज़ to 10 डेज़ तो लेगा, अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट लेकर चलें तो। अब क्या करना है कि आप लेंथी नोट्स पर फोकस ना करें। अब आप क्या करें, आप अब शॉर्ट नोट्स बनाएं, आप रीडिंग करें। शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं कि आपने एक पेज पढ़ा या एक पैराग्राफ पढ़ा, उसमें से जो उसका की आइडिया है उस पैराग्राफ का, आपने उस पैराग्राफ का की आइडिया अपने वर्ड्स में लिख लिया। की आइडिया इन योर ओन वर्ड्स, आप अपने वर्ड्स में लिख लें। तो इस तरह क्या होगा, आपको वो आइडिया रिटेन भी हो जाएगा और आपका जो मकसद है वो भी पूरा हो जाएगा। लेंथी नोट्स में क्या होता है, लेंथी नोट्स में मोस्टली स्टूडेंट्स उस पेज में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको कॉपी कर रहे होते हैं, उसमें से जो लाइंस हैं उनको एज इट इज़ लिख रहे होते हैं। फिर जो एक होती है, एक मेन टॉपिक होता है, एक सब डिटेल्स होती हैं। तो मेन टॉपिक के साथ साथ, मेन आर्ग्यूमेंट के साथ साथ लेंथी नोट्स में आप सब डिटेल्स भी लिख रहे होते हो। मगर अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम मेन आर्ग्यूमेंट भी लिखें और सब डिटेल्स भी लिखें। तो आपने उस एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ को पढ़कर आपने
मेन आइडिया अपने अल्फाज में लिख लेना है, और इसको कहते हैं बुलेट पॉइंट्स भी। तो आपने बुलेट पॉइंट्स में अब नोट्स बनाने हैं, मगर नोट्स लाजमी बनाने हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मुझे ये रिटेन हो जाएगा, तो रिटेन कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपने सिर्फ ये एक पेज नहीं पढ़ना, आपने 12 सब्जेक्ट्स के और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़नी हैं, जिसकी वजह से आपको वो रिटेन नहीं होंगे। तो नोट्स की हम बात कर रहे थे, बहुत एग्जॉस्ट हसीब कह रहे हैं मैम, नोट्स मेकिंग बहुत एग्जॉस्ट कर देती है, उसकी वजह से डेली प्लान्स पूरे नहीं हो रहे, हाउ टू टैकल इट। देखें, एक दफ़ा तो आपको एग्जॉस्ट होना पड़ेगा, तो एग्जॉस्ट होंगे आप एक दफ़ा तो ही चीज़ें आपके पास, जो क्वालिटी कंटेंट है, क्वालिटी कंटेंट तभी आपके पास आएगा। मगर डेफिनेटली अभी जिस तरह हमने बात की कि अभी टाइम आपके हाथ से निकल गया है, अगर ये साल के शुरू का मंथ होता, मार्च अप्रैल होता, तो उस वक्त आप हर सब्जेक्ट को इस तरह डिटेल में लेकर चलते। अब आप बुलेट पॉइंट्स बनाएं और कोशिश करें कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है उस पेज में, उस पूरे पेज में इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट को लिख लें। अब आपकी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो क्वालिटी पर होनी चाहिए, क्वांटिटी पर नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी आप ये देखें कि CSS में आपको 20 नंबर के मार्क्स के लिए कितना लिखना पड़ता है। मतलब अगर आप 20 मार्क्स का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 6 पेजेस, मिनिमम आप 6 पेजेस लिखेंगे, जिसमें एक आपका इंट्रोडक्शन है, एक कंक्लूजन है। तो ले दे के आपके जो मेन आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आपके 6 to 7 ही बचते हैं। तो हर टॉपिक के लिए आपको 6 to 7 आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, और उन आर्ग्यूमेंट्स को जस्टिफाई करने के लिए कोई आपके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, या एग्जाम्पल होनी चाहिए, या आर्ग्यूमेंटेशन होनी चाहिए। इतना ज़्यादा मटेरियल रिक्वायर्ड नहीं होता। हाँ, जो मेन चीज़ है वो है आपकी अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग तभी आती है जब आप रीडिंग करते हैं और अपने नोट्स बनाते हैं। इसके अलावा कोई और चारा नहीं है, बिकॉज एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इज़ अ रिटन एग्ज़ाम, और रिटन एग्ज़ाम आपका तभी क्वालिफाई होता है जब आप एक्सटेंसिव स्टडी करते हैं, रीडिंग्स करते हैं, तभी जब आप जाकर एक राइटअप को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जी, आपके और कोई क्वेश्चंस हैं तो वो मैं ले लेती हूँ। अभी आपने जो चीज़ डिस्कस हमने की है उस पर आपने फोकस्ड रहना है, एंड दैट इज़ कि आपने राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, आपके पास एक प्लान मौजूद होना चाहिए, आपके पास डेली टास्क्स आपके आइडेंटिफाइड होने चाहिए कि मेरे डेली टास्क्स कौन से हैं, आपके पास एक मेंटोर होना चाहिए। देखें, मेंटोर का जो काम होता है इस CSS की पूरी जर्नी में, वो आपको गाइड करेंगे कि आप कौन सी गलतियां हैं जो दूसरों ने की और जिसकी वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ा, आप वो नहीं करें, और वो कौन से तरीके हैं, वो कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो दूसरों ने की और वो कामयाब हो गए, तो आप भी वो चीज़ें करें। तो स्पेसिफ़िकली मेंटोर का ये काम है। और TBA पर जो मेन चीज़ है, हम यहाँ पर टॉर्च बियरर CSS एकेडमी पर जो फोकस करते हैं वो यही करते हैं कि जी आपके पास क्वालिटी एजुकेशन हो, सिंसियर मेंटोरशिप हो। जब तक स्टूडेंट्स के पास गाइडेंस नहीं होगी तो वो किस तरह इतने एक कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकेंगे। तो एडमिशन्स ओपन हैं 2025 के लिए भी और 2026 के लिए भी। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। TBA का ऑफिशियल नंबर है, मज़ीद डिटेल्स आपको इस नंबर पर मिल जाएंगी। तो आपने एंजाइटी को ऐसे टैकल करना है कि आपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना, आपने अपने डेली प्लान्स के बारे में सोचना है, और आपने सोच समझकर अपने सब्जेक्ट्स रखने हैं। और हर सब्जेक्ट की एक स्ट्रेटजी होती है। जिस तरह कल के लाइव सेशन में, जिन्होंने कल का लाइव सेशन नहीं लिया, तो हमने पाकिस्तान अफेयर्स की और इस्लामिक स्टडीज़ की स्ट्रेटजी को डिस्कस किया था कि आप किस तरीके से पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामिक स्टडीज़ में ये स्ट्रेटजी फॉलो करके इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आप उन लाइव लेक्चर्स को भी ज़रूर सुने, थोड़ा सा इन्वेस्ट करें अपना टाइम, एनर्जी, और ये जो हम कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये आपके फ़ायदे के लिए है। और ये CSS 2025 के एस्पिरेंट्स की डिमांड पर है कि उन्हें गाइड किया जाए,
तो ये जो लाइव सेशंस हैं इस पर आप अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपके और कोई क्वेश्चंस नहीं हैं तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी इसी टाइम पर। थैंक यू, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जी मैम, हम अपने नोट्स टीबीए के मेंटोर्स से एवेल्यूएट करवा सकते हैं। जी करवा सकते हैं, क्यों नहीं करवा सकते। अगर आपने नोट्स बना लिए हैं इस लेवल पर आकर तो अब आपका काम है कि आप राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करें। नोट्स की जो एफिशिएंसी है वो तभी पता चलती है जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। समटाइम्स क्या होता है, जब स्टूडेंट्स राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जी हमारे नोट्स इतने एफिशिएंट नहीं हैं, मतलब कि जो आंसर हम लिखना चाहते हैं वो मटेरियल नोट्स में मौजूद नहीं था, या हमने नोट्स में ऐसी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन लिख दी है जो रिक्वायर्ड ही नहीं है, या हमारे नोट्स इतने ज़्यादा लेंथी हैं कि हमने वैसे ही इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया उन नोट्स पर। तो बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं नोट्स के हवाले से वो तभी पता चलती हैं जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। और ये जो टाइम है ये बेस्ट टाइम है कि आप मॉक्स दें, आप मॉक्स दें, ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करें, एसेस लिखें, एसेस चेक करवाएं। इस तरीके से आपकी जो तैयारी है वो राइट डायरेक्शन में जाएगी। बिल्कुल जी, आप अपने नोट्स चेक करवा सकते हैं और बाकी भी जो सारी फैसिलिटीज़ हैं जैसे कि मॉक्स चल रहे हैं आजकल टीबीए पर और आपके एसेस वगैरह एवेल्यूएट होते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। चलें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। और एक स्टिकर पोस्ट किया गया है इस स्टोरी में, जो भी आपकी फ़र्दर क्वेरीज़ हैं लाइव सेशंस में जो आप चाहते हैं हम उनको आंसर करें तो आप वहाँ पर पोस्ट कर दें, इंशाल्लाह हम उनका जवाब देंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।